दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम पढ़ेंगे भारत के वायसराय और उनके प्रमुख कार्य। मतलब जो हमारी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्या कार्य किस वायसराय के समय में हुआ, या कौन सा कार्यकाल ऐसा था जिस वायसराय के समय में बंगाल विभाजन हुआ, या बहुत सारी ऐसे क्रांतिकारी समय की बातें हैं जो बिंदु हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उनको सबको हम एक साथ पढ़ लेंगे, जिससे कि हमारी जो ये टॉपिक है यहीं पर पूरा हो जाए। वैसे तो ये आधुनिक भारत का टॉपिक रहता है, लेकिन इनको एक साथ पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। और हमेशा परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न इससे तो पूछे ही जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी आरओ का पेपर हुआ था तो उसमें पूछ लिया था कि ये जो कांग्रेस है इसकी स्थापना के समय वायसराय कौन था उस समय। तो ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा, जिससे कि आपको लगभग 20 वायसराय इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम पूरा कार्यकाल के साथ समझाएंगे और आपको आसानी से याद हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं लॉर्ड कैनिंग को, जो हमारी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम वही बिंदु पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपका समय भी बचे। कार्यकाल इनका क्या रहता है? 1858 से 1862 तक। ये भारत के पहले वायसराय थे। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद शांति इन्होंने स्थापित की है। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम इन्हीं के समय में पास किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन आता है। प्रश्न क्या आया था कि भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन किनके कार्यकाल में आता है? तो ये थे कैनिंग, इनके कार्यकाल में आता है। 1857 विश्वविद्यालय अधिनियम भी इन्हीं के समय में लागू होता है। क्लेमेंसी कैनिंग यानी दया भाव वाला इनको कहा गया है। दया भाव वाला किसको कहा गया है? कैनिंग को कहा गया है। लॉर्ड एल्गिन इनके बाद आते हैं। 1862 से 1863 एक वर्ष का कार्यकाल रहता है। सबसे अल्पकालिक शासन वाले ये वायसराय होते हैं। उत्तर पश्चिम सीमाओं पर संघर्ष झेलते हैं। कार्यकाल में विशेष उपलब्धि नहीं मिलती है। बस इनके में आपसे अगर पूछा जाएगा तो सबसे कम शासनकाल वाले कौन से थे, उस समय आप लॉर्ड एल्गिन का नाम लेंगे। फिर आते हैं जॉन लॉरेंस, 1864 से 1869। पंजाब के प्रशासक रहने के बाद वायसराय बनते हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत नीति का पर बल देते हैं। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने ही बनाया था। फिर लॉर्ड मेयो आते हैं। मेयो देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मेयो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। कार्यकाल क्या है? 1869 से 1872। क्यों कार्य इम्पोर्टेंट रहेंगे देखते हैं। भारत में जनगणना और सांख्यिकी विभाग की शुरुआत किसने की? लॉर्ड मेयो ने। ये प्रश्न पूछा जाता है। मेयो कॉलेज राजपूताना अजमेर की इन्होंने स्थापना की है। अंडमान द्वीप की यात्रा के दौरान शेर अली नामक कैदी ने इनकी हत्या कर दी थी। किसने हत्या की थी? शेर अली ने इनकी हत्या की थी। जनगणना और सांख्यिकी विभाग लाने वाले देश में मेयो ही हैं। फिर आता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ब्रिटिश प्रशासन में सुधार करने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान के साथ मित्रवत संबंध बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं रहेंगे। इनका अगर पूछा जाएगा तो कार्यकाल भले पूछ लिया जाए। लिटिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मेयो है ऐसे लिटिन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1876 से 1880 का कार्यकाल रहता है। भारत का वॉइस ऑफ ग्रेट फेमिन इनको कहा गया, क्योंकि अकाल में बहुत लोग मरे थे उस समय। 1878 का भारतीय शस्त्र अधिनियम इन्होंने लागू किया है। 1878 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पास किया गया था। प्रेस पर नियंत्रण इन्हीं के कार्यकाल में लागू किया गया था। दिल्ली दरबार जो है 1877 का आयोजन कर महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। दूसरा अफगान युद्ध जो है वो इनके कार्यकाल में होता है। फिर आते हैं रिपन को भारत का शुभचिंतक कहा गया है।
ये प्रश्न पूछा जाता कि भारत का शुभचिंतक किसे बोला गया? रिपन को। 1882 में स्थानीय स्वशासन की नींव इन्होंने रखी है। 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया जिसका अंग्रेजों ने विरोध किया। प्रेस को इन्होंने स्वतंत्रता दी। इनके ये चारों काम हमारी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। कभी पूछा जाएगा कि शुभचिंतक किसे कहा गया, स्थानीय स्वशासन की नींव किसने रखी, इल्बर्ट बिल किसने लाया और प्रेस को स्वतंत्रता किसने दी थी। ये चारों काम किसने किए? रिपन ने। फिर आते हैं डफरिन, यही आरओ में पूछा गया था। 1884 से 1888 इनका कार्यकाल होता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तीसरा वर्मा युद्ध इनके कार्यकाल में होता है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94, भारतीय परिषद अधिनियम 1882 लागू होता है। डूरंट रेखा जो भारत अफगानिस्तान के बीच में स्थापित की गई थी, निर्धारित की गई थी, वो इन्हीं के काल में निर्धारित की गई थी, भारत अफगानिस्तान वाली सीमा रेखा। फिर आते हैं एल्गिन सेकंड 1894 से 1899 के बीच में। प्लेग महामारी का प्रकोप इनके समय में रहता है। असंतोष और विद्रोह की स्थिति रहती है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। करजन फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं 1899 से 1905। अब देखो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। कौन था तब? करजन थे। फेमिन कमीशन और पुलिस सुधार लागू हुआ। पुलिस मतलब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्होंने मजबूत किया। तो करजन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मेन काम इनका बंगाल विभाजन वाला रहता है। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910। भारत का प्रतिक्रियावादी इनको कहा गया। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी मिंटो मार्ले सुधार लाया गया जिससे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल मिला। फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो 1911 में दिल्ली दरबार और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था इन्हीं के कार्यकाल में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, तब हार्डिंग थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय वायसराय हार्डिंग ही बनते हैं 1914 के समय में। 1911 में भारत भ्रमण के दौरान बम से हमला होता है। फिर आते हैं चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। प्रथम विश्व युद्ध अंतिम समय में पहुंच जाता है। उस समय 1916 में लखनऊ अधिवेशन यानी कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता होता है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। रोलेट एक्ट आता है। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड इनके समय में होता है। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। ये सारे जो काम हैं, ये पता है आपको, ये सब पूछे जाते हैं किसके कार्यकाल में? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ऐतिहासिक बड़े बड़े काम हुए हैं इनके में, जैसे प्रथम विश्व युद्ध का अंतिम समय, लखनऊ अधिवेशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये पूछा गया था हरों में। इसका समय पूछा गया था, रोलेट एक्ट पूछा गया था। फिर इनको ये बताया था कि आप इनको श्रेणी वाइज लगाइए क्या पहले हुआ है। फिर आते हैं रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग 1921 में। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि क्रांतिकारी की गतिविधियां यहाँ पर तेज होती हैं। 1922 में चौरी चौरा घटना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है। 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला इरविन आता है। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में जो हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। फिर 1930 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी की नमक सत्याग्रह होता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। लॉर्ड विलिंगडन यानी 1931-1936 का कार्यकाल है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन इनके काल में हुआ था। 1932 में कम्युनल अवार्ड, अलग अलग वर्गों को पृथक करने का प्रतिनिधित्व किया गया था। यरोदा जेल में जब उपवास गांधी जी ने किया उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगडन। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथिगो 1936 से 1943। 1935 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में लागू होता है। 1939 में द्वितीय विश्व की घोषणा होती है। बिना अनुमति युद्ध में शामिल कर लिया जाता है भारत को। ये हम आपको डिटेल में इतिहास में पढ़ाएंगे। 1939 में कांग्रेस परिषद ने इस्तीफा दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथिगो। फिर आते हैं लॉर्ड वेवल
लॉर्ड बेवल आते हैं। 1943 से 1947 का कार्यकाल। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत यहाँ पर होता है। शिमला सम्मेलन कब होता है? 1945 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। इनका समय पूछ लिया जाता है। फिर 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, भारत के अंतिम वायसराय होते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? भारत का वायसराय पद जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। फिर अपने राष्ट्रपति पद लागू होता है और राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति हमारे बनते हैं। इस प्रकार ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। इससे संबंधित हमसे कई बार कार्यकाल के लिए पूछ लिया जाता है कि हम उस कार्यकाल को या तो मिलान करने को दिया जाएगा या सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई कमेंट आपको करना है या कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपको छोटे छोटे खंडों में बहुत सारी वीडियो देते रहेंगे जो आपको पढ़ने में भी आसान लगेंगे, जिनमें आपको सटीक जानकारी भी मिल जाएगी और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।